अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। वजीर आजम इमरान खान का कौम से मुमकिना आखिरी खिताब, शिकवे शिकायत एहतजाज के साथ बज़ाहिर उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम ना करने अवाम को इतवार के रोज बाहर निकलने की अपील भी कर दी है। इसी पर हम आज बात करेंगे। आज के पैनल पे मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार जुल्फ़कार राहत साहब। जुल्फ़कार राहत साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। और हमें ज्वाइन किया है राना एहसान साहब ने, जो जिनका ताल्लुक PMLN से है। राना साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। और हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुमर दिलशाद साहब। कुमर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज मैं करती हूँ जुल्फ़कार राहत साहब आपसे। जुल्फ़कार राहत साहब, आज वज़ीर आज़म का कौम से खिताब लग रहा है कि उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है, और शिकवे शिकायत वो तो अपनी जगह है, साजिशी थ्योरी भी अपनी जगह है। आप क्या समझते हैं? आज प्राइम मिनिस्टर का जो खिताब था, जिसका बड़ी शिद्दत से उनके वर्कर्स को और पूरे पाकिस्तानी कौम को इंतज़ार था, जिस तरह एग्रेशन होता है, जिस तरह उनकी गुफ्तगू के अंदर एक होप होती है, फ्यूचर की बात होती है, और वो बड़े जोशीले अंदाज में बात करते हैं, आज वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिसिंग थी। तो ऐसे लग रहा था कि वो डिप्रेस है, और वो जिस अंदाज में उन्होंने खिताब किया, उसी से आपने ऑब्जर्व किया, उसी से हमने ऑब्जर्व किया कि ये आखिरी खिताब हो सकता है। आज उन्होंने कुछ सरप्राइज की बात नहीं की, आगे उस तरह रास्ता रोकने की बात नहीं की, गो कि वो सुबह कह चुके कि शहबाज शरीफ साहब को अचकन नसीब नहीं होगी। ये बात उन्होंने बहरहाल की है, लेकिन बज़ाहिर जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जो नवाज लीग की, जो अपोजिशन की फील्डिंग नज़र आ रही है, जो हालात व वाक़यात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह कोर्ट का फैसला आया और बड़ा कैटेगोरिकली। लेकिन इमरान खान साहब, आप कैसे ये यू टर्न हो गया? आखिरी बॉल तक, सुबह तक भी आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, ये भी कहा गया कि हम हर हरबा भी अपनाएंगे, जैसे आपने कहा कि अजरक भी नहीं पहनने दी जाएगी शहबाज शरीफ को। तो फिर लास्ट मोमेंट जहां पर ये खिताब था और ये करना था, जिसमें कोई उम्मीद नजर आनी थी, कोई नेक्स्ट सरप्राइज नजर आना था, वो क्यों नहीं हुआ? मेरा ख्याल है कि उन्होंने जिस एहतजाज की कॉल दी है, ये गंद और पड़ेगा और ये आगे जाके हालात और ज्यादा खौफनाक हो सकते हैं। वो किसी सूरत में नहीं चाहते थे, और अब भी शायद नहीं चाहते। जिस तरह राना साहब ने अभी बात की ऑफ द रिकॉर्ड, वो कल भी कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि वो इस पे मैक्सिमम गुफ्तगू की जाए, लंबी लंबी तकरीरें करें, ताकि एजेंडा नंबर 4 जो है वो आगे चला जाए, और जो हाउस है वो मंडे तक के लिए एडजर्न हो जाए, और फिर आगे जाके देखा जाएगा, 1-2 दिन लग जाएंगे। मीनवाइल वो एहतजाज भी करेंगे। तो जो अदालती फैसले के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने आज बात की, एक तो अच्छी स्पिरिट इसी के ऊपर बात करते हैं। जाहिर है कि फैसले के ऊपर मायूसी का इजहार किया, लेकिन फैसले को तस्लीम किया है। राना साहब, आपकी जानिब आऊंगी। एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है, जो कि आज या फिर कल तक रहेंगे, ये अभी पता नहीं है, लेकिन आने वाला प्राइम मिनिस्टर PMLN शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं। मुमकिना तौर पर यही नाम सामने आ रहा है अपोजिशन की जानिब से। इमरान खान के खिताब की मायूसी और पुरउम्मीद कि हम शहबाज शरीफ साहब का खिताब देखेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इस पर कमेंट कीजिएगा। देखिए, इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुत्तहिदा अपोजिशन के कैंडिडेट हैं PM के, और एक आईनी अमल अगर ये स्मूथली चलता तो अब तक वो वजीर आजम बन चुके होते, और शायद अगर ऐसे होता तो डॉलर 190 तक ना पहुंचता और 2.5% सूद की शरह ना बढ़ती, और ये जो स्टॉक एक्सचेंज क्रैश की है वो ना होती। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि एक जमहूरी अमल के अंदर एक आईनी जो सिलसिला था, जिसको स्मूथली चलना चाहिए था, उसके अंदर अवाम को उस्काया जा रहा है, उसको वर्गलाया जा रहा है कि वो बाहर निकले, कोई एक्शन ले, कोई तसादम हो, कोई ऐसा मामला हो कि ये कोई एनार्की की तरफ जो है साथ में वो ये भी कह रहे हैं, साथ में इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि इम्पोर्टेड वजीर आजम, इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करूंगा। देखिए, जो 5 मेंबर का बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसने ये जो आर्टिकल 5 के तहत जो शब खून मारा था स्पीकर नेशनल असेंबली ने, और एक साजिश के तहत चंद मिनटों में वजीर आजम ने सदर को
समरी भेज दी कि आप जो है डिसॉल्व कर लें असेंबली को, उसको रद्द कर दिया इस बेंच ने, 5 मेंबर के बेंच ने। और उसने बड़ी तफसीलन जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो मिनट्स थे उसको स्टडी किया, उसको देखा, उसको परखा, उसको डिटेल में जो है उन्होंने उसका एक पोस्टमार्टम किया और उसके बाद ये जजमेंट आई। तो ये जो आलमी साजिश का जो रट्टा और जो नैरेटिव ये इमरान खान साहब इस कौम पे मुसल्लत कर रहे हैं, जो फ्रॉड इस कौम पे मुसल्लत कर रहे हैं, उसका फ्लॉप सीन हो चुका है। लेकिन क्योंकि इनके पास और कोई बयानिया तो है नहीं, ना ये कह सकते हैं कि हमने नौकरियां दी लोगों को, हमने मीशत बेहतर की, हमने महंगाई के अंदर कमी लेके आए, एक आम आदमी की जिंदगी में आपका ये ख्याल है कि ये 3.5 सियासी कुछ दिया कार्ड है, उसको, तो अब यही ये कुछ है। साजिशी थ्योरी जो है ये सियासी कार्ड है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ। कुंवर दिलशाद साहब, आप ये बताइएगा कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने आज खिताब किया, लेकिन उसमें उन्होंने लग रहा था कि मशरूत ही सही, लेकिन शिकस्त उन्होंने तस्लीम कर ली है, हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत जो भी इम्पोर्टेड होगी उसको वो तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और इस खिताब से आगे, अब कल असम्बली का इजलास होना है, इस इजलास के बारे में जो खबर आ रही है, जो वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि शायद वोटिंग ना हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो ये है कि इजलास बुलाया जाए, वोटिंग कराई जाए, लेकिन अगर वोटिंग नहीं होती तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन होगी या नहीं? फवाद चौधरी, शेख रशीद और इनके जो बाकी इंपोर्टेड तर्जमान थे, उनका चिराग गुल हो चुका है। इनकी बातों में कोई वजन नहीं है। ये वजीर आजम को भी हमेशा उनको महाजराई, अग्रेसिव और झूठी इंफॉर्मेशन देते रहे। और आज शेख रशीद कह रहे थे कि जनाब मैं तो बार बार कहता हूँ कि असम्बलियां तोड़नी चाहिए थी, एमरजेंसी लगानी चाहिए थी, गवर्नर राज लगाना चाहिए था। तो इसे शेख रशीद, फवाद चौधरी तो इमरान खान को खाना जंगी की तरफ ले जा रहे थे। तो वो तो प्राइम मिनिस्टर ने आज दोनों को खत्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और दूसरा मुझे ये भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब थे कभी वो शेख रशीद को लाइक नहीं करते थे, मुझे जाती तौर पर जानना है। लेकिन मजबूरी थी, पता नहीं क्या मजबूरी थी, वो कहाँ से आए थे। लेकिन बहरहाल ये बात साफ है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कल बड़ी सही तरीके से आपकी हो जाएगी, लेकिन वजीर आजम साहब ने जो आज खिताब करके कहा कि एहतजाज के लिए आए, जद्दोजहद के लिए आए, तो ये दुरुस्त नहीं है। वो इसलिए कि अपने इक़्तिदार में रहे, अल्लाह ताला ने उनको वज़ीर आज़म बनाया, 3.5 साल 4 साल से प्राइम मिनिस्टर, वो नाकाम रहे, बैड गवर्नेंस रही और पब्लिक ने भी ज़ाहिर है जो तवक्कुआत की थी उस पूरे नहीं उतरे। तो आप उनको ये कहना चाहिए था भाई ठीक है, ये इम्पोर्टेड है, वाशिंगटन ओरिएंटेड गवर्नमेंट आ रही है, तो मैं बतौर लीडर ऑफ दी अपोजिशन इनको कौमी असेंबली में चलने नहीं दूंगा। तो वो अच्छा लगता है, कौमी असेंबली में बैठते लीडर ऑफ दी अपोजिशन होते। अच्छा, इससे क्या मुराद ली जा सकती है कुंवर दिलशाद साहब? एक ऑप्शन तो ये भी आ रही थी पीटीआई की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, कि शायद वो कौमी असेंबली से उनके अराकीन इस्तीफे दे देंगे, लेकिन वो ऑप्शन अभी इंप्लीमेंट नहीं की जा रही। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये हुकूमत आ जाती है तो उनके पास ये ऑप्शन है, वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं? अगर वो हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं तो उनके अराकीन असेंबली इस्तीफा दे सकते हैं? मुझे हमारी खबर के मुताबिक, इतला के मुताबिक, उन्होंने इस्तीफे देने से इनकार कर दिया। जो पार्लिमानी कमेटी में आप बैठे थे उसमें 97 थे, इससे पहले दोनों का इजलास हुआ था 130 थे, आज 97 में किसी ने इस्तीफा नहीं दे रहा स्वाए इमरान सईद के। तो ये तो मुझे नजर आ रहा है कि इवन आप ये कहना शेख रशीद इस्तीफा देना, शेख रशीद को इस्तीफा देता है, प्राइम मिनिस्टर को तो बार बार कहता है इस्तीफा दे, खुद इस्तीफा दो, एक सिंगल सीट लेके बैठा कोई हुकूमत चला रहा है वो। तो ये सब चीजें गलत है, किसी अवाम ने नहीं आना, ईशान नमाज पढ़ के किसी ने नहीं जाना। तो ये चंद लोग हो जाएंगे 100, 200, 400, 500 आगे, तो वो एक गलत बात की है, अच्छी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं लीडर ऑफ दी अपोजिशन की हैसियत से कौमी असेंबली बैठूंगा, तो फिर उन्होंने पार्लियामेंट को बाईपास कर दिया। लेकिन तो वो ये कह रहे हैं ना कि वहां पे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, जमीर फरोशी हो रही है, इसलिए वो इस असेंबली के ऊपर तो बिलीव ही नहीं करते। वो कहते हैं अवाम में जाएंगे, अवाम फैसला करें। अब बार बार वो अवाम से ही अपील करते हैं, अवाम से, कौम से ही वो खिताब करके जो भी मुरासला है, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है, जो भी थ्योरी है, वो उन्हीं को ब्रीफ करते हैं। मैं इसी को लेकर आगे बढ़ती हूँ। जुल्फ़िकार साहब, आपकी जानिब आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत ने जो इतना सख्त लाहे-अमल तय किया था, सख्त लाहे-अमल अपनाना था, उसमें सॉफ्टनेस क्यों आई है? उसकी क्या वजह? मेरा ख्याल है कि इमरान खान को कई मामला में ट्रैप किया गया। मिसाल के तौर पे जिस तरह डिप्टी स्पीकर का जो एक्ट था, जिस तरह उन्होंने तहरीक-ए-इत्तेहाद को ख़त्म किया, इजलास को प्रोवोक किया और आगे एक प्रोसेस चला दिया अबूरी गवर्नमेंट का, नए इलेक्शंस का,
तो उसमें मुझे लगता है कि किसी साहब ने उनको ट्रैप किया और उस ट्रैप में वो आ गए। बाद में ट्रैप करने वालों ने साथ नहीं दिया, मेरी जाती इतला है। और उसमें देखें बुरी तरह से कोई हाथ बारल ऐसे हैं जो ये सारी चीजों को चला रहे हैं उस तरह से, एक तरफ इमरान खान को, दूसरी तरफ अपोजिशन को। अब सिनेरियो देखें कि होने क्या जा रहा है, यानी फ्यूचर में थोड़ा लंबे अरसे के ऊपर जरा थोड़ी सी नजर दौड़ाएं, क्या हो सकता है। इमरान खान साहब के ऊपर एक दरखास्त आ गई है कि जिन्होंने आइन तोड़ा है, आर्टिकल 6 चलना चाहिए। अब एक ये तलवार लटकती रहेगी और ये पॉलिटिकल लोगों पे लटकती रहे तो कुछ लोग खुश होते हैं। दूसरी तरफ वो कमीशन एक बना रहे हैं कि ये सारे लोग गद्दार हैं। आज कमीशन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट भी कर दिया। ये अलग बात है कि जनरल तारिक खान ने माजरत कर ली, वो कल को कोई और कोई नाम दे देंगे। जब नई हुकूमत आ जाएगी और इमरान खान साहब के इम्पोर्टेड हुकूमत आ जाएगी तो वो तो इस कमीशन को मानेगी नहीं ना। हो सकता है लेकिन दोनों तरफ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों तरफ से एक हाइट है, ये उधर गद्दार है, इधर आर्टिकल 6 के जुम्मेदार हैं। अब ये टकराव की जो सूरत हाल होगी तो इसका बेनिफिशियरी कौन होगा, कोई थर्ड फोर्स हो सकती है, एक चीज। दूसरा ये कि अदालती जो फैसला है इसमें जिस तरह से फैसला आया है, आज डिप्टी स्पीकर साहब की तरफ से कोई साहब शेयर कर रहे थे कि उन्होंने यहां तक पूछा कि जज साहब मुझे ये भी अगर बता देते कि मैंने पेंसिल कौन सी इस्तेमाल करनी है, उसमें स्याही कौन सी होनी चाहिए, अगर मुझे कोई मेंबर गाली दे तो मैं आगे से क्या जवाब दूं, या वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि अदालत का फैसला आ गया, 5-0 से फैसला आया, मुतफिका फैसला आया, अदालत ने एक डायरेक्शन दे दी। लेकिन उसमें अभी भी स्पीकर के पास एक क्वेश्चन बहरहाल है कि वो इस इजलास को चलाना चाहे वो चला सकते हैं। मसलन उसमें कोर्ट ने ये नहीं कहा कि 9 अप्रैल को ही, उन्होंने कहा जी 9 अप्रैल को इजलास बुलाएं, लेकिन इस इजलास को अर्जन ना करें उस वक्त तक जब तक ये कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो जाता। तो स्पीकर इसको प्रोलॉन्ग 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मेरा जाती ख्याल है कि वो कर सकते हैं। लेकिन उसकी बुनियाद जो बनाई जा रही है, उसकी जो बुनियाद बनाई जा रही है वो मुरासला जिसको एक कहा जा रहा है कि ये बैरूनी उसको वो हाइट देंगे, उसको डिस्कस करेंगे, लाया जा रहा है असेंबली में, और वो चाह रहे हैं कि अरकान असेंबली भी उसको देखें, उसको पढ़ें और उसके ऊपर बहस करें। दूसरा ये जो बुनियादी गवर्नमेंट का जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि इस पे जजेस को 2 दिन पहले गवर्नमेंट गई थी, उन्होंने कहा था कि ये तहरीक जो है ये फॉरेन फंडेड है, ये इंपोर्टेड है, इसको रोक दिया जाए। तो जजेस ने कहा जी कि हम पार्लियामेंट के मामले में नहीं आ सकते। तो वो भी ऑन रिकॉर्ड है, रजिस्ट्रार ने अजहर सदीक साहब की दरखास्त के ऊपर लिख के दिया कि हम नहीं आ सकते। दूसरे दिन खैर उन्होंने सो मोटो ले लिया। दूसरा जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है उस पर गवर्नमेंट बार बार बात कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, हम तो करते थे कि अदालत उस पर भी सो मोटो लेगी, लेकिन अदालत ने नहीं लिया। लेकिन ऑपोजिशन इस वक्त इसी के ऊपर, राना एहसान साहब, हॉर्स ट्रेडिंग के मामले को टेकअप नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने और उसके ऊपर अभी तक कोई डिसीजन भी नहीं आया, जो इस वक्त सदारती रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट पिटीशन में गई जी जी बिल्कुल। तो क्या इसके हवाले से भी कोई फैसला नहीं हुआ? तो ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो ये रास्ता है, ये फैसला है, ये अभी हुकूमत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये जायज नहीं है? देखिए मेरी बात सुने, एक आईनी मामला है। आईनी मामला ये है कि आप आर्टिकल 63A को पढ़े, मैंने पढ़ा है। वो जो है उसके अंदर जब डिफेक्शन कोई करता है मेंबर तो उसका पूरा एक प्रोसीजर लिखा हुआ है, बड़ा सिंपल है। अगर आप किसी भी लॉ स्टूडेंट को कहेंगे कि यार ये पढ़ो और आपको क्या समझ आई है, तो आपको समझा जाएगा कि ये इसका क्या प्रोसीजर है। देखें वो लागू करें, कोई इसको नहीं कहता कि आप आइन को जो है वो इम्प्लीमेंट ना करें, आप करें उसको इम्प्लीमेंट, उसके मुताबिक आप सजा दें अगर कोई हॉर्स ट्रेडिंग। दूसरा देखें, दूसरा इस पे जो एस्पेक्ट है वो ये इल्जाम का है कि पैसा चला है, कि कोई खरीदो फरोख्त हो रही है। देखें ये इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है, मैंने अपनी मुंह हिलाना है। अगर ये ऑप्शन अगर हुकूमत इसको करना चाहे कि जो भी वोट है अगर कास्ट करते हैं अरकान असेंबली तो उसको रोकना चाहे या उसकी काउंटिंग ना करे, कोई इस तरह का स्पीकर रूलिंग दे दे, तो इसको पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया कि आप किसी को वोट कास्ट करने से नहीं रोकेंगे, आप वोट कास्ट करने देंगे। आलिया ये आइन आप उसको 63A को पढ़ें तो उसमें ये नहीं, ये है ही नहीं, स्पीकर के पास ये अथॉरिटी ही नहीं है कि वो उस वोट को ना काउंट करें। जो दूसरा मामला है वो पैसे लेने देने का इल्जाम है। देखिए इल्जामात लगाना इतना ही आसान है जितना मुंह हिलाना है। आपको वो साबित करना पड़ेगा, आपको कोई सबूत लाने पड़ेंगे जो नहीं आए।
इस पूरी जो इल्जामात का एक दूसरे पे कीचड़ चलिए उछालने राना का साहब, मामला ये है तो हो उस सकता पे है ना नहीं है। कि ये तो हो ये सकता देखिए, है, ये हो सकता है कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत अगर कल कौमी असम्बली के इजलास में वो जो बैरूनी मुदाखलत का मुरासला है वो अगर ले आती है पार्लियामेंट में, तो उसके ऊपर बहस तो की जा सकती है। अगर जो अरकान असम्बली हैं वो उसको देख तो सकते हैं, वो उसको परख तो सकते हैं कि वाकई ही ऐसी कोई बात की जा रही थी, मुदाखलत की जा रही थी। देखिए एक और पॉइंट इसके ऊपर जो मैं ये करना चाहूंगा कि ये आपको साबित करना होगा कि अगर कोई ये चीज है। दूसरा ये कि आप जो आपने बात की कि जो है वो बहस हो सकती है, तो देखें अब कोर्ट का फैसला आ चुका है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन चलनी है। तो ये अगर वो उसको डिले करने की कोशिश करते हैं किसी बहस से, या उसको जो है वो जिस तरह अभी ये फरमा रहे थे जुल्फिकार साहब कि 4-5 दिन पे चलेगा, तो वो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उन पे लग सकता है और फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे सजा भी उनको जो है वो मिल सकती है। तो अब आइन से ये ना भागे, लेकिन एक दूसरी आइनी अमल जो है दूसरी उसको तरफ फेस करें। ये भी देखिए आप ये भी वजीर आपने आजम सुना तभी है कि जुल्फिकार साहब ने ये भी कहा, और तकरीबन हमें ये जो फैसले में समझ भी आती है वो ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आप इजलास बुलाएं, लेकिन तब तक ये अजन नहीं हो सकता जब तक इसके तहरीके अदम एतमाद कामयाब या नाकाम नहीं होती और नेक्स्ट कायदे ऐवान का इंतखाब नहीं होता। अब मेरा ख्याल उसमें पाबंद नहीं किया गया कि 9 तारीख को ये इंतखाब हो, कोई इस तरह का पाबंद नहीं किया गया। 9 तारीख का इजलास बुलाने का कहा गया, तो इजलास गवर्नमेंट ने बुला लिया। अब उसमें डिस्कशन तो मेरे ख्याल में हो सकती है इस पे। जी देखिए मेरा इसमें यह पॉइंट है कि आप वजीर आजम तब तक हैं जब तक आपके पास मेजॉरिटी है। अब आप क्यों भाग रहे हैं भाई, आप क्यों जिद कर रहे हैं, मुल्क के अंदर क्यों अनसर्टेनिटी ला रहे हैं? आप ऑपोजिशन में बैठे, आप तो स्पोर्ट्समैन हैं, आप तो मुकाबला करना जानते हैं, और आप भागी जा रहे हैं, आप छुपी जा रहे हैं। कभी आप कोई रुकावट बना देते हैं, कभी आप कोई रुकावट बना देते हैं। भाई फेस करें, बहादुर बने, आए ऑपोजिशन में मुकाबला करें, हमारी तनकीद करें और बैठे। लेकिन ये कि इस कुर्सी के साथ इस तरीके से चिपक जाना, इसका जो तकद्दस है उसको पामाल करना, पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़ाना, देखिए ये नहीं होना चाहिए। एक आईनी अमल है, आप वजीर आजम अगर आप पास मेजॉरिटी नहीं, और ये मैं देखें एक और मेरा जो पॉइंट मैं मिस कर गया था, हो सकता है कि कल जो ये कहते हैं कि खरीदो फरोख्त है, ये है, एक भी जो पीटीआई का मेंबर है वो अदम एतमाद में ना आए। ये भी मुमकिन है कि हम लोग अपनी जो स्ट्रेंथ है उनके बगैर ही शो पूरी कर दें। तो ये इनका पूरा नैरेटिव तब तो डस्टबिन में चला जाता है। जो ये कहते हैं कि जी ये लोटों के साथ ये हो रहा है, तो क्या पता लोटों के बगैर ही अदम एतमाद कामयाब हो जाए। तो देखें बाकी जो आईनी अमल है उसके अंदर ये अप्लाई करें, अगर कोई डिफेक्शन होती है उसके मुताबिक ये आइन को लागू करें, उसकी रुकनियत मुअत्तल करें, हम उसके अंदर रुकावट नहीं बने। लेकिन जाहिर है कि ऑपोजिशन इस वक्त मजबूत पोजीशन में, ऑपोजिशन ये समझ रही है कि हुकूमत के इत्तेहादी जो उनके साथ इस वक्त मिल चुके हैं, उन्हीं के साथ वो इस वक्त 172 क्रॉस कर चुके हैं और हुकूमत के खिलाफ और इमरान खान की हुकूमत जो है वो खत्म हो सकती है। हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। यहाँ पे प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। और बात हो रही है कल के कौमी असम्बली के इजलास में क्या होने जा रहा है। तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग होगी या इसको रोका जाएगा तो क्या हुकूमत को किस तरह से फायदा होगा और ऑपोजिशन क्या स्ट्रेटजी बनाएगी। कुमर दिल शाह साहब, आप ये बताइए, डिप्टी स्पीकर हो उनके खिलाफ तो तहरीके अदम एतमाद ऑलरेडी आ चुकी है, अब तो कोई चेयरमैन ही इसको चेयर कर सकता है इस कौमी असम्बली के इजलास को। किस तरह से हुकूमत जो है अगर रुकावट डालती है तो आइन की वायलेशन हो सकती है, कानून की वायलेशन हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन हो सकती है, क्योंकि ये ऑर्डर तो स्पीकर के लिए था। देखिए जी, आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौम से खिताब किया है तो उस पे उसको देखते हुए सुनते हुए हम इस नतीजे में पहुंच रहे हैं
कि मुमकिन है कल किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। अगर आप लेकिन इससे पहली ब्रेक में भी मैं आपको बता चुकी कि फवाद चौधरी साहब यही कह रहे हैं कि पहले हम वो मुरासला लेकर आएंगे जिसमें बैरूनी मुदाखलत का जिक्र है, उस पर बहस होगी और ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है हुकूमत की जानिब से। जी, सेक्रेटरी खारजा या वजीर खारजा कोई ब्रीफिंग भी दे सकते हैं इस पर? फवाद चौधरी की कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। वो झूठ बोलता रहता है हर वक्त और तमाम गलत जानी करता है, उसकी कोई बातों में की ना करे। शेख रशीद हो, फवाद चौधरी हो, आज के वक्त तक मिनिस्टर है। जी जाहिर है। नहीं, मिनिस्टर बेशक रहे, 6 माह मिनिस्टर रहे, हमें शेख पे क्या असर पड़ता है? झूठ बोलता है हर वक्त। इसके बारे में इसके सबसे माफिया मांगता है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को गाड़ी निकालता है, फिर जाके चीफ इलेक्शन कमीशन पाँव पकड़ता है। उसकी क्या बात पे यकीन करेंगे आप? तो वो बात इसकी छोड़े, मैं कल आराम से तसल्ली हो जाएगी। एक रवायत है, हमेशा रवायत रही है। नहीं, लेकिन कमर दिलशाद साहब ये एजेंडे में चौथे नंबर पर है, तो आप ये भी एजेंडे को भी तो देखना है। वो सब मुअत्तल हो जाएगा, वो सब मुअत्तल हो जाएगा। वो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब बेनजीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक एतमाद पेश हुई थी तो मैं वही मौजूद था, इलेक्शन कमिश्नर से मैं नुमाइंदगी कर रहा था। तो उस वक्त गुलाम मुस्तफा जतोई साहब ने तकरीर की लीडर ऑफ दी अपोजिशन की हैसियत से, और लीडर ऑफ दी हाउस की हैसियत से बेनजीर भुट्टो तकरीर की। इसके बाद मलक फराज खालिद स्पीकर थे, उन्होंने वोटिंग करवाना शुरू कर दी। तो यहाँ भी यही होगा कि लीडर ऑफ दी हाउस की तरफ से कोई नुमाइंदा बोल पड़ेगा, इसके साथ साथ असद उमर ही बोल देंगे, और इसके बाद हुकूमत की तरफ हो गया, और अपोजिशन की तरफ से जो है वो शहबाज शरीफ स्पीच कर देंगे, और इसके बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। इसमें कोई लंबी डिबेट होने ही नहीं है इसके अंदर। तो ये खत्म के जिक्र करो, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल मामला खत्म कर दिया, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की मुल्क के बिल्कुल पॉलिटिकल एजिटेशन नहीं होगी कौमी असेंबली में, जो एक रवायती तकरीर है वो होंगी, वो नहीं होनी। जी ठीक है। राना साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि ऑपोजिशन क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी इन केस के जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अगर रास्ता रोका जाएगा वोटिंग का कल के दिन में, तो फिर ऑपोजिशन की स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह से फेस करेगी, किस तरह से काउंटर करेगी, क्योंकि एजेंडा नंबर 4 पर है तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का? देखिए, हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। हम लोग हमारी स्ट्रेटजी है कि हमारे पास मेजॉरिटी है और हमें वोटिंग का हक दिया जाए, और जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी लेकिन किया जाए। अगर ये मुरासले को ले आते हैं, पहले मुरासले को ले आते हैं जो कि जिसमें जिक्र किया गया बैरूनी मुदाखलत का, और उस पर बहस करना चाहते हैं सेक्रेटरी खारजा या फिर वजीर खारजा, फॉरेन ऑफिस से कोई भी ब्रीफिंग के लिए आता है, तो क्या आप लोग उस ब्रीफिंग से बायकॉट करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, हमारी तो डिमांड है कि फॉरेन वोटिंग हो। देखिए, जो इमरान खान साहब ने क्या उनको हासिल क्या हुआ आइन शिकन करके, उनके ऊपर एक हमेशा के लिए थप्पा लग गया। और यही चीज अगर नॉर्मल तरीके से वो वोटिंग कराते और ऑपोजिशन में बैठते तो शायद उनके वर्कर भी उनकी इज्जत करते और कौम में वजीर आजम की कुर्सी का वकार भी जो है वो कायम दायम रहता। अब आगे ये इस मरहले के बाद ये कोई छोटा मामला नहीं हुआ कि 5 मेंबर पे जो मुश्तमिल बेंच था उसने रद्द कर दिया और दोबारा पार्लियामेंट को जो है वो बहाल कर दिया। अब इसके बाद भी अगर वो डिलेइंग टैक्टिक्स अगर करेंगे तो मैं समझता हूं कि पीटीआई की साख जो कि पहले ही पस्त पजीर हो चुकी है उसको और नुकसान पहुंचेगा, और इमरान खान की जो अपनी उनका जो फॉलोअर्स हैं वो। लेकिन राना साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक है, आप लोग चाह रहे हैं जाहिर है कि तहरीक अदम एतमाद पर कल ही वोटिंग हो जाए और फौरी तौर पर जब इजलास शुरू हो तो साथ ही वोटिंग हो जाए, लेकिन हुकूमत ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है, बना रही है, जिसको वो अभी कुछ उनके वज़रा इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, वो ये है कि पहले मुरासला जो है वो शेयर किया जाएगा अरकान असेंबली के साथ, उस पर बहस कराई जाएगी, उस पर ब्रीफिंग होगी। तो उस वक्त आप लोग क्या करेंगे? क्या बाइकआउट करेंगे, सुनेंगे? ये बता दूं कि ना हम इश्तिहाल में आएंगे, ना हम लड़ाई करेंगे, ना हम एनार्की की तरफ आएंगे, ना हम तसादम की तरफ आएंगे, जो कि शायद उनका आखिरी हरबा है, जो कि उनकी आखिरी कोशिश है कि कुछ हो जाए, कोई धमाका हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, किसी तरीके से ये कंट्रोवर्शियल बन जाए, वो हम नहीं बनने देंगे। हम इसको वेल लेफ्ट करेंगे और पाकिस्तान का आइन जो है वो इंप्लीमेंट होगा। फिर अगर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट करेंगे तो इनके ऊपर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी, फिर ये जाएंगे, फिर ये माफिया मांगेंगे कि हमारे से गलती होगी, हमें माफ कर दें, हम आपको लिख के माफी
दस्तखत करके माफीनामा दे देते हैं, जिस तरह पहले ये देते रहे हैं। ईसीपी को पहले इन्होंने गालियां निकाली, इन्होंने कहा जी ये चोर हैं, ये पैसे खाते हैं और इनको आग लगा दो, और उसके बाद ये लाइन में लग के इन्होंने माफीनामे जी ठीक है राणा साहब, ऑपोजिशन तो ये लग रहा है कि और जाहिर है कि ये ऑपोजिशन तो बड़ी कंफर्टेबल जो है, ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ी कंफर्टेबल है और वो ये समझ रही है कि अब तो मार का सर कर लिया, वोटिंग जब भी हो जाए दे आर वेरी इजी, आइन के बोते पे कंफर्टेबल है। जी ठीक है, दे आर वेरी इजी और दे आर प्रेटेंड दे आर वेरी इजी। जुल्फकार साहब समझ रहे कि पीटीआई को क्या और इमरान खान साहब की हुकूमत को इस वक्त क्या फायदा हो सकता है? कल नहीं, परसों नहीं, जाना तो है ही। अब इमरान खान को वजीर आजम नहीं रहना, आज वो कहीं ना कहीं अपनी स्पीच में तस्लीम तो कर चुके हैं, लेकिन एक आध दिन लेकर डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करके अपनी इमेज को आपको नहीं लगता खराब करेंगे? देखिए, ये बड़ी जुर्रत की बात होती है, बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात होती है कि आप अगर हार रहे हैं नंबर्स गेम में तो फिर आप बड़ा ग्रेसफुली उसका मुकाबला करें। कंवर दिलशाद साहब जो कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं, रूल्स को समझते हैं, वो इसलिए बड़ी एक आइडियल बात कर रहे हैं। राना साहब की ज़ाहिर एक पार्टी से एफिलिएशन है, उनकी ख्वाहिश है कि ऐसा हो जाए, लेकिन अगर पीटीआई इतनी आइडियल सूरत हाल में चल रही होती तो अब तक तो रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक ये इलेक्शन हो जाना चाहिए था। इसलिए रूल्स और रेगुलेशंस को तो आप ज़रूर उसकी बात भी करें और उसको फॉलो भी करना चाहिए, इस पर कंटेम्प्ट भी लग सकती है, लेकिन पीटीआई ने पहले भी इस चीज़ का पूरा फायदा उठाया जहां पे वो उठा सकती थी डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए। तो सुबह भी जो बार बार आप बात कर रही हैं, जिस पे फवाद चौधरी ने बात की है, स्पीकर के पास ये क्वेश्चन बहरहाल मौजूद है, वो ओपन डिबेट ओपन कर सकता है, डिबेट को लंबा कर सकता है, उस पे वो खेल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका सियासी फायदा क्या होगा पीटीआई को? क्या फायदा, सियासी फायदा? राना साहब आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि फायदा इसमें देखें ऐसे ही है। अच्छा, जैसे एक ब्रेक का कहा जा रहा है जुल्फकार साहब, यहीं से कंटिन्यू करने, यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि अगर डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किया जाता है, कौमी असम्बली के इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं करवाई जाती, उसको डिले किया जाता है एक आध दिन के लिए ही सही, तो उससे सियासी तौर पर क्या गेन करना चाहेगी इमरान खान की हुकूमत या इमरान खान की पार्टी? जी जुल्फकार साहब, आप इसके ऊपर कमेंट कर रहे थे। देखिए आलिया, मुझे एक बात की तो ये समझ नहीं आ रही, ज़ाहिर है पीटीआई का आपने कोई बंदा नहीं बुलाया, हम तो उनके स्पोक्समैन नहीं है, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, तो आप इंडिपेंडेंट राय दे सकते हैं। बेहतर था कि वो उसका जवाब देते राना साहब की बात का। लेकिन मुझे एक बात एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट समझ नहीं आती कि कराची से बिलावल साहब चले थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगर मर्द के बच्चे हो गवर्नमेंट छोड़ो और इलेक्शन में आओ। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मर्द के बच्चे हो निकलो, छोड़ो गवर्नमेंट और आओ इलेक्शन में। फजलुर रहमान साहब भी यही कहते रहे। और उस सारी बातों के बाद अगर वो इलेक्शन में गया तो उन्होंने कहा जी हमें तो इलेक्शन में नहीं जाना, हमें तो गवर्नमेंट वापस बहाल करनी है। अच्छा, गवर्नमेंट बहाल करनी है, अच्छा गवर्नमेंट बहाल करनी है और फिर उसमें हमने को मर्जी के रिफॉर्म्स करनी है और बाकी चीजें करनी है। अच्छा, इमरान खान ने एक तरह से चैलेंज कबूल किया और उन्होंने पब्लिक के अंदर अपना जो एक सेंटीमेंट था पब्लिक का, उसके अंदर अपनी पॉपुलैरिटी को किसी हद तक रिवाइव भी किया। तो वो समझ रहे थे इमरान खान कि मैं पब्लिक में चला गया हूँ और पब्लिक में जाके मैं बेहतर रिजल्ट ले सकता हूँ, बल्कि उसने दावा किया कि मैं 2/3 मेजोरिटी लेके वापस आऊंगा वगैरह वगैरह। ये सारा जो खेल आलिया चल रहा है, ये आगे चल के मजीद अगर ये गंद की शक्ल इख्तियार करता है, ये लड़ाई या इस तरह की इनारकी की सूरत हाल बनती है, जिस तरह राना साहब कह रहे थे कि इसकी जरूरत नहीं, हम भी कहते हैं बिल्कुल जरूरत नहीं, तो अल्टीमेटली सफर आप और मैं करेंगे, ये मुल्क करेगा। अभी आज मेरी मुलाकात एक ओवरसीज से हुई है, उमर मलिक साहब लंदन से आए हुए थे पाकिस्तान, वो 2 कंपनियां लेके आए थे, 10 करोड़ पाउंड्स की वो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आज वो वापस जा रहे हैं। वो उमर मलिक साहब को मैंने कहा कि जी वो क्या आपकी इन्वेस्टमेंट का बना? उसने कहा जी बनना क्या, 2 हफ्ते से इधर बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे कोई ऑफिशियल नहीं मिल रहा, दफ्तरों के अंदर कहराम मचा हुआ है, लोगों को अपने लाले पड़े हुए हैं, गवर्नर साहब फारिग हो गए हैं, मेरी जो मीटिंग्स थी वो कैंसिल हो रही हैं। तो इन हालात में ओवरसीज यहाँ क्या कर सकते हैं? ये तो एक ओवरसीज का सेंटीमेंट, रुपए की कदर किस तरह से गिर रही है, रुपए की कदर गिर रही है और पाकिस्तान की फाइनेंशियली तबाही हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप का
या बाकी जितनी कौमी ये लीडरशिप जाहिर है कि उनका मुल्क को फोकस इस बात पे, सियासी नुकसान हुआ, आईनी बुहरान तो हुआ, लेकिन माशी नुकसान भी हुआ, मुआशी तौर पे और नुकसान भी हुआ, अल्टीमेटली तो मुल्क पाकिस्तान की सफर कर रहा है, कर्जों में आप और इजाफा मैं हुआ। सफर जी, कर रहे हैं ये बिल्कुल। सारी लड़ाई में। जी, ठीक है। और पाकिस्तान की लेकिन जो एलीट क्लास है ना, जो एलीट क्लब है, ये इनका अल्टीमेटली, ये सारे लोग एलीट क्लब के मेंबर्स हैं, टॉप लेवल होता है ना, इनका कुछ नहीं जाता, ये सब फिर दोबारा आम से मिल आदमी जाता सफर है। करता है, बिल्कुल, और मुल्क पाकिस्तान सफर करता है। कमर दिलशाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस सब से इमरान खान साहब ने क्या सीखा है? पहले तक जब तक तहरीक अदम एतमाद नहीं आई थी, ये वेलकम किया जा रहा था, तहरीक अदम एतमाद लेकर आए हैं, जब आ गई तो उसको कहा कि वेलकम करते हैं, ना इत्तेहादियों को अपने साथ कॉन्फिडेंस में लिया, ना उनके साथ कोई बातचीत की, अपने लोगों को भी आजाद छोड़ दिया, उनके साथ भी कोई रवाबत नहीं थे, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि कहां पर इमरान खान साहब को अब आके कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा कि आखिर ये मामला मेरे हाथ से कैसे निकल गया, इसको मैं किस तरह से हैंडल कर सकता था सियासी तौर पर? जहर राज साहब ने अच्छी बात कह दी थी कि वो ट्रैप में आ गए, बिल्कुल दुरुस्त कहा जुल्फ़िकार साहब ने, बिल्कुल सही कहा। इमरान खान साहब अपनी खुददारी में, आना परस्ती में, वो अपने उसने किसी से रब्ता क्या नहीं किया। और सबसे बड़ी है बात ये थी कि जब आज वो खत का जिक्र कर रहे हैं, साजिश का जिक्र कर रहे हैं, आज भी साजिश का जिक्र कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि जी तहरीक अदम एतमाद आ गई, मैंने 2 नफल शुक्राने की अदा किए और ये सब मेरे ट्रैप में आ गए, मैं इनको सबको मैं घेरे में लेकर मारूंगा। शेख रशीद ने कहा मैं कुचल दूंगा। शेख रशीद ने कहा कि चीखे जाएगी आसमान तक। ये सारी बातें हवा में कर रहे थे। और जब इसके साथ साथ की जो हो गया है मामला, लेकिन एक और बड़ी बात है, आप खत का बार बार जिक्र कर रही हैं। हमें जो अभी जो अपने इत्तला मिली है वो वजारत खारजा और वजारत पार्लिमानी अफेयर ने प्राइम मिनिस्टर को ये ब्रीफ किया है कि आप खत कया पेश करें, वरना आप पर सीक्रेट एक्ट लग जाएगा। तो खत कोई पेश नहीं हो रहा, और सिर्फ उसके मतन के बारे में शायद तकरीरें वगैरह कर ले, अगर कोई तकरीरें भी नहीं होनी, और वजारत खारजा को सेक्रेटरी या वज़ीर खारजा कोई ब्रीफिंग नहीं दे रहे, तो वो सारे मामले खत्म हो चुके हैं। और इसका बस सिंपल सी बात होगी, बाकी रह गया डिप्टी स्पीकर अगर कानून सदारत करता है। नहीं, आपको क्या लगता है कुमर दिलशाह साहब, क्योंकि जाहिर है प्रोग्राम का वक्त कम है, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ने इस सारे एपिसोड से जितना भी पिछले 2-3 हफ्तों में हुआ है उससे कुछ सीखा होगा? अब ऑपोजिशन में जाएंगे, अवाम में जाएंगे, कुछ ना कुछ अब कुछ चेंज किया होगा। आज के खिताब से तो लगा कि कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जो प्रीवियस एपिसोड हुआ उससे आगे चलकर भी चेंज होगा? कुछ भी नहीं होगा, नाकाम तरीन होंगे, कोई किसी जलसे में नहीं आना, किसी जद्दोजहद में नहीं आना, कुछ भी नहीं होना। ये चंद रोज के बाद सब लोग साथ छोड़ राना साहब जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्योंकि क्लोजिंग का टाइम है। आप ये बता दीजिए कि आपकी इंपोर्टेड हुकूमत को तो वो तस्लीम करने को तैयार नहीं होंगे, ऑपोजिशन फिर किसकी होगी? देखिए, जो जुल्फिकार साहब ने बात की कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं, देखिए असेंबलियां तहलील करनी थी तो नो कॉन्फिडेंस से पहले तहलील करते, वहां फिर आपने नो कॉन्फिडेंस को वेलकम किया, कहा लेके आओ। फिर आपको याद आ गया जब आप फंस गए कि अब जो है वो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, फिर आपने इंटरनेशनल साजिश का ढोंग रचाया और फिर आपने आइन शिकनी की और उसके अंदर आप फंस गए और कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया। तो आप इलेक्शंस के ऊपर एक झूठा बयानिया लेके जाना चाह रहे थे, आइन शिकनी करना चाह रहे थे, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि उसके ऊपर मोहर लगा दे ऑपोजिशन। आप उम्मीद करते हैं कि हम जो है वो पार्लियामेंट को बेतौकीर कर दें उसके ऊपर मोहर लगा के, और इलेक्शन से नहीं हम भागते हैं, हम इलेक्शंस के अंदर वेलकम करते हैं हम इलेक्शंस को। लेकिन जाहिर है अभी अक्टूबर तक तो इलेक्शन में जा ही नहीं सकते। अब इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया, हल्का बंदियों के लिए भी कह दिया है, तो अभी तो इलेक्शन में फौरी तौर पे जा नहीं सकते। इमरान खान की साजिश पकड़ी गई, बेनकाब हुई, उन पे आइन शिकनी का थप्पा हमेशा के लिए लग गया। जी ठीक है, और अभी लेकिन लास्ट कमेंट कर दीजिए, इसी के साथ शार्प क्लोजिंग करूंगी। क्या ऑपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे जुल्फिकार साहब, इमरान खान साहब या नहीं? कमर दिलशाह साहब ने जो बात की ना, इसका एक ही शेर मैं बता देता हूँ कि पीछे मुड़कर देखा जो कमीगाह की तरफ तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। इमरान खान साहब को कुछ दोस्तों ने मरवाया। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब, राना एहसान साहब, कमर दिलशाह साहब। यहाँ पे सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो हिकमत अमली अपनाई जा रही है उसमें डिले टैक्टिस जरूर है, लेकिन कल का कौमी असम्बली का इजलास अहम होगा, हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा। इसी के साथ प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।